एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ मॉड्यूल ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। और ये जो सीरीज़ हम रन कर रहे हैं वो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए है। ऑलरेडी हमने फोर्थ लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। तो आप चैनल के होम पेज पे जाके ये चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चारों वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए, बिकॉज अगर आपने सिर्फ ये वीडियोस देखी है, मैंने एक एक सेक्शन डिटेल में कवर किया। अगर आपने सिर्फ वीडियो भी देखा है एंड आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो यू विल बी एबल टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो आप जा जरूर देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं अपने फिफ्थ लेक्चर के साथ, जो कि स्टार्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 4 के साथ। और चैप्टर नंबर 4 हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है जूरिसडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। यानी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है उसका जूरिसडिक्शन क्या होगा। क्या इसका जूरिसडिक्शन नॉर्मल कोर्ट की तरह ही होता है या इसका जूरिसडिक्शन समवॉट डिफरेंट है कोर्ट से? तो चलिए देखते हैं। सेक्शन 16 जो बोल रहा है वो बता रहा है कंपिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रूल ऑन इट्स जूरिसडिक्शन। ठीक है, तो ये कंपिटेंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कंपिटेंस है टू रूल ऑन इट्स जूरिसडिक्शन। अपने जूरिसडिक्शन के बारे में डिसाइड करने की किसकी राइट है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या खुद डिसाइड करता है? तो इसका जो फर्स्ट क्लॉज है ये बोल रहा है द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रूल ऑन इट्स ओन जूरिसडिक्शन इंक्लूडिंग रूलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्शन with respect to the existence or validity of the arbitration agreement and for that purpose। यानी कि सिंपली यहाँ बोल रहा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो अपना जुरिस्डिक्शन खुद रूल करते हैं, जिसमें कि इंक्लूड करता है रूलिंग किसी भी ऑब्जेक्शन के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। यानी कि पार्टीज के बीच जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होता है उसकी भी जो वैलिडिटी और एग्जिस्टेंस है ये भी डिसाइड कौन करती है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इटसेल्फ। तो वो अपनी जुरिस्डिक्शन खुद ही डिसाइड करती है एंड जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और ये किस पर्पस के, और वो उस पर्पस के लिए फॉर दैट पर्पस ये क्या करती है? आर्बिट्रेशन क्लॉज विच फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज एन अग्रीमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड बी क्या बोल रहा है? अ डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल that a contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause। यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल अपना जुरिस्डिक्शन खुद से रूल आउट कर सकता है एंड उस पर्पस के लिए आर्बिट्रेशन क्लॉज जो होता है किसी अग्रीमेंट में, जो पार्ट होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, उसको भी मानेंगे कि वो इंडिपेंडेंट अग्रीमेंट है। बाकी के टर्म मान लो इनवैलिड भी हो जाते हैं, फिर भी जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस पर्पस के लिए, जुरिस्डिक्शन के पर्पस के लिए। दूसरा बोल रहा है कि कोई डिसीजन जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का कि कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नल या वॉइड है। ठीक है, किसका ये डिसीजन है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का ही डिसीजन है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो या तो नल है या तो वॉइड है, या तो दोनों नल एंड वॉइड है। ठीक है, यानी कि इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है डिसीजन। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के डिसीजन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इप्सो जूरी द इनवैलिडेशन ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज। अब यानी कि यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज भी इनवैलिड हो जाएगा ऑटोमेटिकली इप्सो जूरी। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट क्लॉज में भी हमें यही बताया जा रहा था कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में जो एक क्लॉज है आर्बिट्रेशन का, वो जो है वो वैलिड ही रहेगा, चाहे जो डिफरेंट क्लॉजेज है, अलग अलग क्लॉजेज हैं जो और कॉन्ट्रैक्ट के, वो जो है इनवैलिड हो जाते हैं तो भी। एंड दूसरे में भी जब आप देखो तो डिसीजन से जो है कॉन्ट्रैक्ट नल और वॉइड हुआ है, फिर भी आर्बिट्रेशन क्लॉज भी वैलिड होगा। और ये किस पर्पस के लिए होगा? जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने के लिए कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जुरिस्डिक्शन है इस मैटर के पर्पज से। ठीक है, क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? क्लॉज 2 बोल रहा है अ प्ली that the arbitral tribunal does not have jurisdiction shall be raised not later than the submission of the statement of defense. However, a party shall not be precluded from raising such a plea merely because
that he has appointed or participated in appointment of an arbitrator। यानी कि क्या बोल रहा है, अ प्ली, ठीक है, दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डज नॉट हैव जुरिसडिक्शन। अब कोई प्ली लेके गया, कोई भी पार्टीज, ठीक है, कोई पार्टी लेके गया प्ली की आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास तो जुरिसडिक्शन ही नहीं है, तो ऐसा प्ली जो है ना वो कब तक रेस किया जा सकता है, तब तक रेस किया जा सकता है जब तक सबमिशन नहीं हुआ हो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस के। एक बार सबमिशन हो गया स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस का, उसके बाद जो ये प्ली जो है जुरिसडिक्शन को लेके ये उठा ही नहीं सकते, ठीक है। नॉट लेटर देन, यहाँ लिख दिया गया है कि स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दिया जाए उससे पहले ही आपको ये रेस करना, प्लीज के बाद नहीं कर सकते हो आप। हाउएवर पार्टी जो है उसको प्रिक्लूड नहीं करा जा सकता है, किस चीज़ से प्रिक्लूड नहीं किया जा सकता है, किस चीज़ से नहीं रोका जा सकता है, फ्रॉम रेजिंग सच अ प्ली। प्ली रेज करने से उनको नहीं रोका जा सकता है, कब, मेयरली बिकॉज दैट ही हैज़ अपॉइंटेड और पार्टिसिपेट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये प्ली सिर्फ आपको लेने से नहीं रोका जा सकता है, कब, कि आपने खुद ही अपॉइंट किया या आप खुद ही उस पैनल में थे जिसने आर्बिट्रेटर को जो है अपॉइंट किया है, तो बस ये रीज़न से कि आपने खुद ही अपॉइंट किया है आप जो है उसकी वैलिडिटी चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्टी जो है जिसने खुद ही चूज़ किया है वो भी उसकी वैलिडिटी चैलेंज कर सकता है। लेकिन ये प्ली जब लेना है तो प्ली कब लेना है, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस से पहले लेना है। हाउएवर अगर आपने खुद ही अपॉइंटमेंट किया हो आर्बिट्रेटर का, फिर भी जो है आप रेस कर सकते हो ऐसा प्ली, ठीक है। अब जो क्लॉज हमारे पास है नेक्स्ट क्लॉज नंबर यानी कि सबसेक्शन नंबर 3, ये बोल रहा है अ प्ली दैट अ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज एक्सीडिंग द स्कोप ऑफ इट्स अथॉरिटी शैल ही रेज्ड एज सुन एज द मैटर alleged to be beyond of the scope of its authority is raised during the arbitral proceedings। यानी कि एक प्ली, किस चीज़ का प्ली, कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो एक्सीड कर रहा है, अपने अथॉरिटी का स्कोप एक्सीड कर रहा है। शैल ही रेज एज सुन एज द मैटर एलीज टू बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द अथॉरिटीज रेज ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। यानी कि ये मैटर जो है वो आपको कब रेज करना है, एज सून, जितनी जल्दी हो सके, कब, जब मैटर जो भी बोला गया है कि स्कोप से बियॉन्ड, अथॉरिटी के स्कोप से बियॉन्ड वो एक्ट कर रहा है, वो रेज हो रहा है ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, तो जब ही ये रेज हुआ उससे जल्द जो है ऐसी प्ली जो है आपको लेकर आ जानी है। फिर जो है हमारा नेक्स्ट क्लॉज यानी कि सबसेक्शन नंबर 4, ये बोल रहा है द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में ईदर ऑफ द cases referred to in subsection number 2 or in subsection number 3 admit a letter plea if it consider the delay justified। यानी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होगा ना वो क्या कर सकता है, वो ईदर ऑफ द केस जो रेफर किया गया है क्लॉज नंबर 2 में या क्लॉज नंबर 3 में, सबसेक्शन नंबर 2 में या सबसेक्शन नंबर 3 में, वो क्या कर सकता है, या तो एडमिट कर सकता है, एडमिट लेटर प्ली इफ इट कंसीडर द डिले जस्टिफाई, अगर उसको डिले जो है ना वो लग रहा है कि सही है, मतलब डिले जो भी हुआ है ना वो डिले जो है वो जेन्युइन है, तो वो क्या करेगा, वो एडमिट कर लेगा प्ली बाद में भी। यानी कि सबसेक्शन 2 में हमें क्या बताया गया, सबसेक्शन 2 में जो बताया गया है कि स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस जब ले रहे हैं इससे पहले जो है हमें प्ली ले लेना है, इसके बाद जो है पार्टी प्ली नहीं ले सकती है, प्रिक्लूड किया गया है, ठीक है। लेकिन उनको इसलिए प्रिक्लूड नहीं किया गया कि अगर उन्होंने खुद ही अपॉइंटमेंट किया है तो फिर वो इनकी जो है प्ली नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है, वो ले सकते हैं। एंड सब क्लॉज 3 में क्या बोल रहा है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है ना वो अगर एक्सीड कर रहा है अपना स्कोप अथॉरिटी, तो उस मैटर में भी जो प्ली है वो जल्द से जल्द लेना है, जब भी वो जो मैटर जो अलीज बोला जा रहा है, जिस चीज़ में माना जा रहा है कि ट्रिब्यूनल ने अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर दी है, और जब आर्बिट्रल ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जब माना जा रहा है कि उसने अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर दी है, तो तुरंत ही ये मैटर लेके आना है। तो इन दोनों केसेस में जहाँ टाइम स्पेसिफाई किया गया है, तो सबसेक्शन 4 हमें यही बता रहा है कि इन दोनों में इस टाइम के बियॉन्ड भी जो है प्ली रेस किया जा सकता है, अगर सफिशिएंट कॉज है तो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है इसके बिहाइंड, तो आप लेकर आ सकते हो प्ली, बाद में भी एडमिट हो जाएगा। जस्टिफाई करना होगा आपका डिले का, तो बस उसके बाद जो है आप अपना क्लेम ला सकते हैं प्ली का। फिर जो है हमारा
सबसेक्शन नंबर 5 ये बोल रहा है द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड ऑन अ प्ली रेफर टू इन सबसेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन नंबर 3 एंड वेयर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टेक अ डिसीजन रिजेक्टिंग द प्ली कंटिन्यू विद द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग एंड मेक अ आर्बिट्रल अवार्ड। यानी कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा ना वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा प्ली जो कि सबसेक्शन नंबर 2 में और सबसेक्शन नंबर 3 में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा प्ली वैसा जो सबसेक्शन नंबर 2 और 3 में दिया गया है। और जहाँ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है डिसीजन लेता है, ठीक है, टेक्स अ डिसीजन, कैसा डिसीजन लेता है, प्ली रिजेक्ट करके और कंटिन्यू विद द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग एंड मेक एन आर्बिट्रल अवार्ड। यानी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा, प्ली डिसाइड कर देगा जो भी सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में रेस किया गया है पार्टी के द्वारा, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है डिसीजन भी ले लेगा। कौन चीज़ का डिसीजन, इस चीज़ का कि वो प्ली या तो रिजेक्ट कर रहा है या तो वो प्ली जो है एक्सेप्ट कर रहा है। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो क्या करेगा, वो प्ली अगर जो है ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग जो प्ली है ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग अगर वो रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो कंटिन्यू कर देगा उस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के साथ और फिर जो है आर्बिट्रल अवार्ड जो है मेड कर देगा। ठीक है, फिर सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है, पार्टी जो अग्रीव्ड है बाय सच arbitral award may make an application for setting aside of such arbitral award in accordance with section number 34। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि पार्टी कोई अग्रीव्ड है किसी आर्बिट्रल अवार्ड से, कोई आर्बिट्रल अवार्ड हुआ उससे जो है पार्टी अग्रीव्ड है, खुश नहीं है, तो फिर वो अप्लीकेशन मेड कर सकती है कि सेट असाइड कर दिया जाए ऐसा आर्बिट्रल अवार्ड। और वो कैसे सेट असाइड होगा, जैसे सेक्शन नंबर 34 में मेंशन किया है वैसा ही। ठीक है, ये पूरा था हमारा सेक्शन नंबर 16 जो कि बात कर रहा था कॉम्पिटेंस किस चीज़ का, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का अपने ज्यूरिसडिक्शन को रूल करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा 16। अब चलता है सेक्शन नंबर 17। ये क्या बोल रहा है, इंटरिम मेजर जो कि ऑर्डर कौन करता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि पार्टी में ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग अप्लाई टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, पार्टी क्या कर सकता है, जब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चल रही है उस टाइम में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाएगा और अप्लाई करेगा किस चीज़ के रिगार्डिंग, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गार्जियन फॉर अ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। यानी कि पार्टी क्या करेगा, बोलेगा कि आप अपॉइंटमेंट कर दो माइनर के गार्जियन के लिए या तो अनसाउंड माइंड के लिए उसके गार्जियन का अपॉइंटमेंट कर दो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को अच्छे से रन करने के लिए, इसके लिए जा सकता है इंटरिम ऑर्डर के लिए। जो है सबसेक्शन 2 ये बोल रहा है कि फॉर द इंटरिम मेजर और प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। ठीक है, तो इंटरिम मेजर्स के लिए या प्रोटेक्शन के लिए किसके रेस्पेक्ट में, नीचे के मैटर्स जो दिए गए उसके रेस्पेक्ट के उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करेगा, द प्रिजर्वेशन interim custody or sale of any good which are subject matter of arbitration agreement। ठीक है, तो इसमें सिंपली बात हो रही है कि जब भी आर्बिट्रेशन मेजर हम लेते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से या तो प्रोटेक्शन लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, नीचे के मैटर्स जो दिए गए उसके रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, प्रिजर्वेशन और इंटरिम कस्टडी और सेल ऑफ एनी गुड विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। किस चीज़ के रिगार्डिंग इंटरिम मेजर है, प्रिजर्वेशन, इंटरिम कस्टडी या सेल ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, किस चीज़ का सेल, सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन मैटर का जो सब्जेक्ट मैटर है उसके रिगार्डिंग प्रिजर्वेशन, इंटरिम कस्टडी और सेल। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है सिक्योरिंग, सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो आर्बिट्रेशन में जो डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग जो अमाउंट है उसका उसके भी रिगार्डिंग सिक्योर करना, सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन। ठीक है, जो भी डिस्प्यूट में है आर्बिट्रेशन में, डिस्प्यूट में जो अमाउंट है उसको भी सिक्योर करना। थर्ड क्या है, इन सब के रिगार्डिंग जो है इंटरिम मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, अभी पहला था प्रिजर्वेशन और इंटरिम कस्टडी और सेल ऑफ किस कोई गुड, दूसरा क्या है अमाउंट सिक्योर करने का जो डिस्प्यूट में आर्बिट्रेशन के, थर्ड क्या है डिटेंशन या प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन किसी प्रॉपर्टी का या थिंग का जो कि सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का आर्बिट्रेशन में, और एज टू विच एनी क्वेश्चन में अराइज देयर इन,
ठीक है। वैसा डिटेंशन, प्रिजर्वेशन या इंस्पेक्शन किसी प्रॉपर्टी या थिंग का जो कि सब्जेक्ट मैटर है किसी डिस्प्यूट का आर्बिट्रेशन में, और जो कि है जिसमें कोई क्वेश्चन अराइज होता है और ऑथराइज करा जाता है अफोर्सेड पर्पस के लिए किसी भी पर्सन को कि वो एंटर कर जाए किसी लैंड में या बिल्डिंग में, ठीक है, फॉर द पोजेशन ऑफ एनी पार्टी और ऑथराइजिंग एनी सैंपल टू बी टेकन or any observation to be made or experiment to be tried which may be necessary or expedient for the purpose of obtaining full information or evidence। यानी कि जो भी डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन किसी प्रॉपर्टी थिंग का, सब्जेक्ट मैटर जो डिस्प्यूट है किसी आर्बिट्रेशन में, कोई क्वेश्चन जो अराइज होता है जो ऑथराइज किया जा रहा है अफोर्सेड पर्पस के लिए, और कोई पर्सन जो एंटर कर रहा है किसी लैंड बिल्डिंग में जो कि पोजीशन में है किसी पार्टी के, या ऑथराइज किया जा रहा है कोई सैंपल जो कि लिया जा रहा है, और एनी ऑब्जर्वेशन जो मेड किया जा रहा है या कोई एक्सपेरिमेंट जो ट्राई किया जा रहा है जो नेसेसरी है या ज़रूरत है ताकि फुल इन्फॉर्मेशन या एविडेंस जो है इकट्ठा किया जा सके, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है इंटरिम मेजर दिया जा सकता है, लिया जा सकता है किसके द्वारा, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के द्वारा अंडर सेक्शन नंबर 17। देन जो फोर्थ पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी, वो बोल रहा है इंटरिम इंजंक्शन भी ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं किसी रिसीवर के लिए, ठीक है, इंटरिम इंजंक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर के रिगार्डिंग। देन जो है ई पॉइंट, कोई अदर इंटरिम मेजर्स भी ले सकते हैं ऑफ प्रोटेक्शन एज में अपीयर टू द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, जस्ट एंड कन्वीनियंट के लिए कोई दूसरा भी मेजर्स ले सकते हैं। तो एक बार हम सिंपली फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं। तो सेक्शन 17 जो इंटरिम मेजर्स के बारे में बात करें तो पार्टी जो है ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इंटरिम मेजर ले सकता है कौन कौन से चीज़ के रिगार्डिंग, अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग किसी गार्जियन का माइनर के लिए, अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए, दूसरा जो इंटरिम मेजर ले सकते हैं नीचे के दिए गए चीज़ों के लिए, प्रिजर्वेशन, इंटरिम कस्टडी या सेल ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट मैटर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का, अमाउंट सिक्योर करने का जो डिस्प्यूट में, डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और थिंग के रिगार्डिंग जो कि सब्जेक्ट मैटर है किसी डिस्प्यूट का आर्बिट्रेशन में, और जो है जो कि किसी पर्सन से रिगार्डिंग है किसी लैंड और बिल्डिंग की पोजीशन की रिगार्डिंग जो ऑथराइज कर रहा है सैंपल लेने के लिए या कोई ऑब्जर्वेशन मीट करने के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट ट्राई करने के लिए, जो भी ज़रूरत है इस पर्पज़ के लिए ताकि फुल इन्फॉर्मेशन लिया जा सके एविडेंस के तौर पे, ठीक है। फिर जो है इंटरिम इंजंक्शन के बारे में जो है इंटरिम मेजर ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में ले सकते हैं, कोई अदर इंटरिम मेजर्स भी ले सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन एज में अपीयर टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, ठीक है। और जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है शैल हैव द सेम पावर फॉर मेकिंग ऑर्डर्स एज टू द कोर्ट हैज़ द पर्पस ऑफ और इन रिलेशन टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर इट, ठीक है। जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है ना उसके पास सेम पावर होगा ऑर्डर मेक करने का जो कि कोर्ट के पास पावर होता है इस पर्पस के लिए, ठीक है। अब जो है सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर पास इन एनी अपील अंडर सेक्शन 37, एनी ऑर्डर इशूड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ ऑर्डर ऑफ कोर्ट फॉर all purpose and shall be enforceable under CPC of 1908 in the same manner as it were order of the court, ठीक है। तो सेक्शन 37 में कोई अपील गई है तो उसका जो ऑर्डर है और कोई ऑर्डर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने दिया है इस सेक्शन के अंदर उसको क्या माना जाएगा, उसको कोर्ट का ही ऑर्डर माना जाएगा सारे पर्पस के लिए, और इन्फोर्सिबल भी वैसे ही होगा जैसे सीपीसी के अंदर जो है ऑर्डर मेड किया गया हो सीपीसी 1908 के अंदर, ठीक है। इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 4। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है चैप्टर नंबर 5 जो कि बात कर रहा है कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। अभी हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा था कि जो है वो जूरिसडिक्शन के बारे में बात कर रहा था, यहाँ जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के कंडक्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 18 जो सबसे बारे में पहला सेक्शन है इस चैप्टर का कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें बात कर रहा है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज़ के बारे में, पार्टीज़ को कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, इक्वल। तो पार्टीज़ जो है उसको ट्रीट किया जाएगा इक्वलिटी एंड ईच पार्टी शैल बी गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द केस, सबको इक्वलिटी का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और प्रेजेंट अपना केस प्रेजेंट करने का फुल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। ये है सेक्शन नंबर 18। फिर सेक्शन नंबर 19 क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। रूल ऑफ प्रोसीजर का डिटरमाइन कैसे किया जाएगा सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 19 जो है वो बता रहा है कि
जस्ट अ सेकेंड कि जो फर्स्ट इसका सबसेक्शन है 19 का, ये बता रहा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स आर नॉट बी बाउंड बाय CPC 1908 एंड और द एविडेंस एक्ट। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये क्या बोल रहा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है ना वो बाउंड नहीं होगा किससे, CPC और इंडियन एविडेंस एक्ट से बाउंड नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू दिस पार्ट द पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन द प्रोसीजर फॉलोड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग। यानी कि क्या बोल रहा है, इस पार्ट को सब्जेक्ट में रखते हुए पार्टीज कैसे होंगे, वो फ्री होंगे कि अपना प्रोसीडिंग्स वो डिसाइड करे, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करे कि कैसे उनको प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर फुलफिल करना है और कैसे करना है, ठीक है, कंडक्ट कैसे करना है प्रोसीडिंग। फिर जो है सबसेक्शन 3 ये बोल रहा है अगर वो खुद से बनाने के लिए फेल हो जाते हैं सबसेक्शन 2 में अपना प्रोसीजर, तो फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो सब्जेक्ट टू दिस पर कंडक्ट कर देगा प्रोसीडिंग इन द मैनर जो भी उसको सही लगता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर जो लास्ट सबसेक्शन है वो बोल रहा है पावर जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का अंडर सबसेक्शन 3, उसमें क्या 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 इंक्लूड होता है, पावर टू डिटरमाइन एडमिसिबिलिटी, रेलिवेंस और मटेरियलिटी और वेट ऑफ एविडेंस। ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती है, इसमें पावर होता है डिटरमाइन करने का, क्या क्या, एडमिसिबिलिटी, रेलिवेंसी, मटेरियलिटी, वेट ऑफ एविडेंस, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 19। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिसमें रूल्स डिसाइड किया जाता है, प्रोसीजर की पार्टी खुद ही डिसाइड करेगा कि वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहता है, और अगर वो नहीं डिसाइड कर पाता है तो फिर वो डिसाइड किया जाएगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है। और फिर जो है इसमें क्या क्या पावर इंक्लूड होता है ताकि पावर डिटरमाइन किया जा सके, एडमिसिबिलिटी, रेलिवेंसी, मेटलिटी और वेट ऑफ एविडेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है ये प्लेस के बारे में बात कर रहा है, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा। तो पार्टीज जो होंगे ना फ्री होंगे कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि आर्बिट्रेशन का प्लेस क्या होगा। अगर वो फेल हो जाते हैं कि अगर वो कोई अग्रीमेंट ही नहीं बना रहे हैं कि क्या होगा आर्बिट्रेशन के प्लेस का, इसके रिगार्डिंग कोई उन्होंने अग्रीमेंट नहीं बनाया, तो फिर वो कैसे डिटरमाइन होगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा होगा डिटरमाइन विथ रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। केस का सर्कमस्टांसेस देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे और पार्टीज की कन्वीनियंस को भी वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर आता है कि नॉट विस्टैंडिंग इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टी किसी भी प्लेस पे मिलेंगे जो भी उनको सही लगता है, ताकि वो कंसल्ट कर सके मेंबर से, ताकि वो हियर करे विनर को, एक्सपर्ट को, पार्टीज को, और फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, गुड्स और अदर प्रॉपर्टी, ठीक है। 1 और 2 में जो भी दिया हो कोई मतलब नहीं है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है जब तक पार्टी कुछ अदरवाइज अग्री नहीं होगी तो वो कहाँ पे मिलेंगे, ऐसे प्लेस पे जो भी उनको सही लगता है, और फॉर कंसल्टेशन अमंग द मेंबर से कंसल्ट कर लेंगे, जो भी उनको सही लगता है वैसे प्लेस पे वो है वो क्या मिल लेंगे, ताकि वो हियर कर सके विनर्स को, एक्सपर्ट्स को और पार्टीज को, और डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सके, गुड्स को और अदर प्रॉपर्टी को भी इंस्पेक्ट कर सके, ठीक है। तो नॉर्मली किसके पास पावर है, पार्टीज के पास पावर है। अगर पार्टी फेल हो जाती है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा, ठीक है। और 2 और 1 में जो भी दे रखा हो, पार्टी जो है अपने हिसाब से भी वो किसी कन्वीनियंट प्लेस पे मिल सकती है और अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगी। फिर हमारा आता है सेक्शन नंबर 21 जो कि बात करता है कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का, ठीक है। तो अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टी, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर डिस्प्यूट कमेंस ऑन द डेट ऑन विच इट रिक्वेस्ट for that dispute to be referred to arbitration is received by the respondent, ठीक है। अब कमेंसमेंट के बारे में यहाँ बात हो रही है, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स की कमेंसमेंट के बारे में बात हो रही है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जब तक पार्टी कुछ अदरवाइज अग्री नहीं हो जाती है तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो भी होंगे ना, किसके रिस्पेक्ट में, किसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट के रिस्पेक्ट में जो कमेंस हो रहा है किसी दिन पे, जिसमें रिक्वेस्ट जो है उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग वो रेफर किया गया हो आर्बिट्रेशन को, और वो रिसीव कर लिया गया हो डिस्पोंडेंट के द्वारा, ठीक है। तो अगर पार्टी ने कुछ अदरवाइज अग्री किया है तो वो प्रिवेल कर जाएगा, इसलिए फर्स्ट लाइन ये है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टी, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो है किसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट के रिस्पेक्ट में उसी दिन वो कमेंस होगी जिस दिन
रिक्वेस्ट जो गई है उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग जो भी आर्बिट्रेशन को रेफर किया गया है, और जिस दिन रिस्पोंडेंट ने उसको रिसीव किया है, जिस दिन रिक्वेस्ट गई है ट्रिब्यूनल के पास और जिस दिन रिस्पोंडेंट ने वो रिसीव किया है रिक्वेस्ट, उस दिन कमेंसमेंट माना जाएगा आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का। फिर हमारा आता है लैंग्वेज के बारे में, और ये आज का हमारा लास्ट सेक्शन होगा लैंग्वेज के रिगार्डिंग, जो है सेक्शन नंबर 22। ये क्या कर रहा है, पार्टी जो है वो फ्री होंगे कि वो अग्री कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में या लैंग्वेजेस में आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चलेगी। ये पार्टी पे पूरा इन्होंने छोड़ दिया है, पार्टी डिसाइड कर सकती है। अगर पार्टी ने डिसाइड नहीं किया तो क्या होगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड कर लेगी कि कौन से लैंग्वेज में आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स चलेगी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि जो अग्रीमेंट है और डिटर्मिनेशन है, जब तक वो कुछ अदरवाइज स्पेसिफाइड नहीं कर सकता, वो किस पे अप्लाई होगा, रिटन स्टेटमेंट पे भी अप्लाई होगा जो भी पार्टीज देगी, और कोई हियरिंग पे या कोई अवार्ड पे, कोई डिसीजन या अदर कम्युनिकेशन पे जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल करेगी, इन सब पे क्या होगा, वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली बोल रहा है कि अग्रीमेंट या कोई डिटर्मिनेशन है, जब तक अदरवाइज अग्री नहीं हो जाएगा, वो किस पे भी अप्लीकेबल होगा, रिटन स्टेटमेंट पे भी अप्लीकेबल होगा जो पार्टीज ने दिया है, या कोई हियरिंग पे भी, या कोई आर्बिट्रल अवार्ड पे भी, या किसी डिसीजन पे, या किसी अदर कम्युनिकेशन पे जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने किया है। फिर जो है लास्ट सब सेक्शन, ये क्या बोल रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर दे के कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो अकम्पेनिड है बाय ट्रांसलेशन इनटू द लैंग्वेज अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज और डिटरमाइंड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर करेगा कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है ना उसके साथ क्या कंपेनी किया गया है, ट्रांसलेशन भी। ठीक है, अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा तो इसलिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ उसका ट्रांसलेशन भी सबमिट करेगी उस लैंग्वेज में जिसमें पार्टीज अग्री हो गए हैं कि इस लैंग्वेज में कि ट्रिब्यूनल डिटरमाइन कर दे। ठीक है, तो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी उसको दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले पार्टीज फ्री है डिसाइड करने का, अगर पार्टी फेल हो जाती है तो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। कोई भी अग्रीमेंट है जिसके डिटर्मिनेशन की रिगार्डिंग बात चल रही है, वो अप्लाई किस पे होगा, रिटन स्टेटमेंट पे भी होगा जो कि पार्टीज ने मेड की है। और कोई हियरिंग है, आर्बिट्रल अवार्ड है, डिसीजन है, या कोई अदर कम्युनिकेशन है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, उस पर भी ये अप्लाई हो जाएगा। और जो है अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है पार्टीज को तो फिर उसको एक ट्रांसलेशन भी दिया जा सकता है। ये था हमारा सेक्शन नंबर 22 जो कि लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा था। अब सेक्शन नंबर 23 ऑनवर्ड से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। सो दिस इज एडवोकेट ट्विंकल जस्ट साइनिंग ऑफ टू दिस सेशन। थैंक यू।